गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है 12 अप्रैल 2023 और आज की दैनिक समसामयिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि आपके आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें या कोई स्टेट पुलिस या फिर कांस्टेबल का एग्जाम या बीएड का एग्जाम या कोई भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये वीडियो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी इसमें, क्योंकि उसी हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन किए गए ताकि वो सारे के सारे एग्जामों को कवर कर सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं बिना समय को गवाए। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए बागवानी योजना का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो बागवानी योजना जिसका नाम है दृश्य योजना। क्या नाम है? दृश्य योजना। क्या नाम है इसका? दृश्य योजना। तो अब दृश्य योजना नाम से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं। अब इंग्लिश का कमाल देखते हैं। तो इंग्लिश में इसको लिखेंगे DRISHYA। अब इससे भी कुछ नहीं समझ में आया, तो अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। DR से होता है ड्रोन। क्या होता है? ड्रोन। आई से पहले आई से है इमेजिंग, ड्रोन इमेजिंग, फिर एंड, ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ हरियाणा लिमिटेड। अब समझ में, ड्रोन की मदद से इमेज और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। अच्छा, ये बात है। तो ड्रोन की मदद से क्या किया जा रहा है? तो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इससे पहले भी माइनिंग को रोकने के लिए, माइनिंग मींस जब कहीं पे भी माइंस होती हैं तो कुछ उसमें सरकार की लिमिटेशन होती है कि इतनी ही माइन से आप चीजें कलेक्ट कर सकते हैं। अगर उससे कुछ ज्यादा होता है तो ड्रोन की मदद से सर्विलांस का काम किया जाता है, वहां का परीक्षण किया जाता है। उसी तरह खेती और बागवानी को भी मतलब उस पर भी नजर रखने के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन का इस्तेमाल पहले बार नहीं किया जा रहा, इससे पहले भी किया जा चुका है। तो हाल ही में कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए बागवानी योजना का आरंभ या दृश्य योजना का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो हरियाणा में। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। अब इसके बाद देखिए चिराग योजना। चिराग योजना भी हरियाणा की ही है। जिन भी व्यक्तियों की वार्षिक आय 1.8 लाख से कम है और उनके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में मतलब क्लास 2 से लेके क्लास 12 तक, तो उनके बच्चों का प्राइवेट स्कूल में फ्री में एडमिशन कराया जाएगा। ठीक है, फ्री में एडमिशन, एकदम बेफिक्र रहिए, लेकिन एडमिशन फ्री में होगा। कॉपी किताब आपको खुद लेनी होगी, यूनिफॉर्म आपको खुद लेनी होगी, ड्रेस खुद लेना होगा, जो भी स्कूल में एक्स्ट्रा खर्च होते हैं वो खुद देने पड़ेंगे। तो ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आप जो है, अगर आप गरीब हैं या आप मिडिल क्लास है या आप लोअर फैमिली के हैं, तो आपको सरकारी चीजों की आदत लगना खत्म हो जाए, ताकि वो सरकारी चीजें एकदम बेच दी जाए जो भी है। बाकी आपको समझदार है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां लगा है? तो ये लगा है चंडीगढ़। कहां लगा है? चंडीगढ़ संयंत्र। 36वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला। क्या है? 36वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला। इसका आयोजन कहां हुआ है? इसका आयोजन हुआ है फरीदाबाद। कहां हुआ है? फरीदाबाद दिल्ली के बॉर्डर पड़ता है और कहां पे ये? हरियाणा। इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस
भारत की पहली प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस से 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस नाम से किया गया है? तो ये किया गया है धवन 2 नाम से। किस नाम से किया गया है? धवन 2 नाम से, जो कि 200 सेकेंड लगभग 3.5 मिनट तक इंजन जो है वर्क किया है और 3.5 मिनट के वर्क में 3.6 या 3.5 से लेकर 3.6 किलो न्यूटन का थ्रस्ट, जो कि धवन 1 ने लगभग 1 किलो न्यूटन का थ्रस्ट दिया था, इसने एक संतोषजनक रिजल्ट प्रदान किया है, जिससे यहाँ के जो रिसर्चर है उनमें काफी खुशी की लहर दौड़ रही है। वो लोग काफी खुश हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक ये उपलब्धि दुनिया में सिर्फ 6 देशों के पास है। अमेरिका कॉन्टिनेंट में अमेरिका के पास, एशिया कॉन्टिनेंट में फ्रांस के पास, और यूरोप कॉन्टिनेंट में फ्रांस के पास, और एशिया कॉन्टिनेंट में रूस के पास, चाइना के पास, जापान के पास और इंडिया के पास। तो ये पूरी दुनिया में इनको स्काई रूट एरोस्पेस को पूरी दुनिया में एक जगह लाके खड़ा कर दिया है। तो किस नाम से परीक्षण किया गया है? धवन 2 नाम से। इसके बाद आगे देखते हैं, मार्स टू मून मिशन का अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था क्षत्रिय। क्या नाम था इनका? क्षत्रिय। ये भारतीय मूल के सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स इंजीनियर है, जो कि 2004 से नासा में वर्क कर रहे हैं। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा के जो अभी हेड है, नासा के जो हेड है उनका नाम है बिल नेल्सन। और नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। पहली महिला चंद्र यात्री की घोषणा हो गई, अभी गई नहीं है, घोषणा हो गई है। और इसके साथ साथ 3 यात्रियों की और घोषणा हुई है। तो कौन कौन से है वो? तो देखिए, जो महिला यात्री है उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। क्या नाम है? क्रिस्टीना कोच। इसके बाद बाकी तीनों यात्री जो है उनका नाम है विक्टर ग्लोवर, जेरेमी हेंसन, और इसके बाद है रीड विगमैन। इसके बाद आगे देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी चिप सेंटर का निर्माण साउथ कोरिया सैमसंग की मदद से कर रहा है। कौन कर रहा है? साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को बांटने वाली जो लाइन है वो 38 डिग्री पैरेलल है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विद्युत योजना, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट NEP योजना का मसौदा तैयार किया है या किस अवधि के लिए जारी किया गया है? तो ये 5 वर्ष के लिए जारी किया गया है। और किस अवधि के लिए? 2022 से लेकर 2027 तक। ये जब भी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी आती है, ये लगभग 2006 से आ रही है, तो जब से भी ये आती है तो ये पिछले साल यानी पिछले 5 साल की समीक्षा की जाती है और आगे आने वाले 5 साल यानी 2027 से लेकर 2032 तक के लिए अनुमान लगाया जाता है। और जो मौजूदा चल रहा है 2022 से लेकर 2027 तक के लिए आकलन किया जाता है कि क्या क्या कितना बजट लगेगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। तो 2027 से लेकर 2032 तक करीब 17 से लेकर 20 गीगावाट की और हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। अभी हम लगभग 27 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, FTP क्या है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। हम विदेशों के साथ जो व्यापार करते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि इंडिया के या किसी भी देश के व्यापारियों के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो एक देश दूसरे देश से जाके बातचीत करके वो बेच सके, जब तक सरकारें परमिशन नहीं देंगी। तो सरकार जो अपने आपस में बातचीत करती है उसी बातचीत को बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और जो हम बात करते हैं उन्हें बोलते हैं अपना बिजनेस। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है हमेशा 5-5 वर्ष के लिए लाई जाती थी, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया कि इस बार कहा कि 3 वर्ष के लिए किया। और ऐसा नहीं कि 3 वर्ष बाद खत्म हो जाएगी, 3 वर्ष बाद उनमें अपडेट करना कंपलसरी है, नहीं तो जब जरूरत पड़ेगी तब अपडेट किया जाएगा। तो अब ये हमेशा चलती रहेगी, कोई टेंशन नहीं है, इसको अपडेट करते रहना है। और ये भी 5 वर्ष के लिए तो नहीं, इस बार 3 वर्ष के लिए आई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है, जिनका नाम है किम कॉटन।
मैच किसके बीच में था? न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में। और जो न्यूजीलैंड की, ये खुद न्यूजीलैंड की है जो कि अंपायरिंग की है, तो किम कॉटन वो अंपायर बन गई है। अब T20 हो गया। अब एक मैच होता है टेस्ट और एक होता है वनडे। एक होता है टेस्ट और एक होता है वनडे। टेस्ट की भी पहली महिला अंपायर और वनडे की भी पहली महिला अंपायर, ये दोनों के दोनों एक ही है। कोई सिंपली अब याद करना थोड़ा इजी हो जाएगा। टेस्ट और वनडे की पहली महिला अंपायर कौन है? क्लेयर पोलोसॉक। और रणजी, इंडिया का एक घरेलू मैच सीरीज है जिसे बोलते हैं रणजी, डोमेस्टिक मैच है रणजी। रणजी की पहली महिला अंपायर कौन बनी है? वृंदा राठी। क्या नाम है? वृंदा राठी। मारी बहू राठी, परिवार की इज्जत। T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? सूर्य कुमार यादव को। किसको मिला है? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को मिला है। इसके साथ साथ ये किस देश के हैं? अपने देश भारत के हैं। वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो ये अवार्ड मिला है बाबर झाबर आजम। बाबर आजम। तो बाबर आजम किस देश के हैं? ये हैं अपने पड़ोसी पाकिस्तान के। इसके बाद टेस्ट का प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है, ये मिला है बेन स्टोक्स को। किसको? बेन स्टोक्स को। प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बेन स्टोक्स को। किस देश के हैं? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्पिरिट। स्पिरिट का पूरा नाम क्या है? क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। ये खेल भावना दिखाने के लिए, गेम स्पिरिट दिखाने के लिए दिया जाता है। ये मिला है नेपाल के आसिफ शेख को। आसिफ शेख को मिला है। ये किस देश के हैं? नेपाल के। नेपाल के हैं। और ये कौन सा पुरस्कार है? क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड है। इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये आयोजन किया जा रहा है फ्रांस में। कहां किया जा रहा है? फ्रांस में। सिंपल। अब इससे रिलेटेड फैक्ट बताता हूं मैं। फैक्ट ये है कि इसमें जो शामिल होने वाले देश हैं वो एक तो फ्रांस हो गया, दूसरा 31 कंट्रीज ऑफ नाटो, यानी नाटो के 31 देश। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 31वां देश फिनलैंड शामिल हुआ है। तो ये 31 देश इसमें शामिल होंगे और ये युद्धाभ्यास करेंगे कि अगर कोई किसी पे अटैक कर देता है, किसी की जान बचानी होगी, तो कैसे मिलके उसको मारा जाएगा, इस चीज की ट्रेनिंग होगी। और इसमें इंडियन एयर फोर्स भी जाके पार्टिसिपेट कर रही है। मतलब ये तो नाटो की नहीं थी, लेकिन नाटो वाले इंडिया से भी बहुत खुश हैं। तो खुश क्या है? मतलब उनको पता है कि भारत भी किसी से कम रह नहीं गया है। तो नाटो में जाके टेस्टिंग मतलब युद्धाभ्यास होगा। अब भारत की तरफ से कौन जा रहा है? भारत की तरफ से देखिए, फ्रांस की तरफ, फ्रांस की से आई थी सज धज के, कौन आई थी? राफेल। और जब राफेल आई थी तो बहुत बवाल हुआ था। अब राफेल अपने मायके जा रही है युद्धाभ्यास के लिए। तो राफेल जा रही है फ्रांस में। राफेल भारत के किस लीडर मतलब किस स्क्वाड्रन में आई थी? तो गोल्डन एयर स्क्वाड्रन। इसमें गोल्डन एयर स्क्वाड्रन में आई थी। तो राफेल इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें इन लोगों ने क्या किया? पूरा मूवी की तरह सीन बनाया। आप बचपन में ऐसा गेम खेलते रहोगे कि ये कंट्री है, ये कंट्री, आप अपने मन से कुछ बोल देते होंगे। अब किसी कंट्री का नाम लेना ठीक नहीं है। और हम ये टीम है, वो टीम है, चलो ये टीम उस टीम पे अटैक करती है, ऐसा करके खेलते थे। बहुत तरीके की गेम होते, छोटे छोटे बच्चे खेलते ही रहते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया है? एक ऐसा देश बनाया है फ्रांस के बगल में जिसका नाम है अरलैंड। ये देश वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, इन लोगों ने मान लिया कि ये अरलैंड है। और यहीं उसके बगल में एक देश है जिसका नाम है मैक्यूर। क्या उस देश का नाम है? मैक्यूर। मैक्यूर ने अटैक कर दिया है अरलैंड पे। नहीं ये देश है, नहीं ये देश है, पूरी मूवी चल रही है। तो मैक्यूर ने इस पे अटैक कर दिया है। अब
अब नाटो यहाँ पे एक्सरसाइज करेगा, यानी 31 मेंबर नाटो के और फ्रांस और इसी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ये जाके आयरलैंड को बचाएगी। अब ये आयरलैंड एक तरह से इशारा है, समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। जो बातें इशारों में हो जाती हैं वो बातें कहने में कहाँ है ना। तो आयरलैंड है यूक्रेन, और मैक्योर कौन सा कंट्री है जिसने यूक्रेन पर अटैक किया है। तो अब एक तरह से ये रूस की तरफ चेतावनी है, तो ये लोग रूस को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंडिया जो है वो रूस और अमेरिका दोनों के साथ सॉफ्ट बिहेव रखता है। तो ठीक है, रूस भी मानता है कि इंडिया उनके लिए बहुत अति आवश्यक है, और अमेरिका भी मानता है कि इंडिया उनके लिए बहुत बहुत अति आवश्यक है। तो ये युद्धाभ्यास किसी को सिंबल दे रहा है कि अगर फिनलैंड पे अटैक किए, 1300 किलोमीटर की सीमा रेखा तो है, अटैक किए तो प्रैक्टिस में हम लोग हैं, ऐसा नहीं कि हथियार चलाना छोड़ दिए, भूल नहीं गए। तो एक बार वही होता है ना, एक बार फायरिंग करके दिखाई देते हैं, तो वही कंडीशन है। ट्रोपेक्स थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज, जो भारत की ही तीनों वायुसेना, जल सेना और आर्मी, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के द्वारा किया जाता है, जो कि अरब सागर में किया गया था, जो कि 4 महीने तक चला था, जो कि नवंबर 2022 से लेकर मार्च 2023 में जाके संपूर्ण हुआ। डेजर्ट फ्लैग ये कहां पे हुआ है? ये हुआ है यूएई के धफरा एयरबेस पे, जिसमें भारत की तरफ से तेजस भी पार्टिसिपेट किया था। भारत की तरफ से तेजस, और भारत की तरफ से लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने जब पहली बार कहीं पे मिलिट्री एक्सरसाइज की है तो वो डेजर्ट फ्लैग में ही की है। इसके बाद नेक्स्ट है शक्ति, गरुड़, वरुड़। भारत और फ्रांस के बीच में ये तीनों मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होती हैं। तो देखिए पहले दिन वरुड़ देख लीजिए। वरुड़ जो है मतलब जल के देवता को बोलते हैं, यानी ये होती है नेवी की एक्सरसाइज। गरुड़, गरुड़ आकाश का राजा होता है, तो ये होती है एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में। इसके बाद आती शक्ति। शक्ति जो है वो आर्मी का प्रतीक है, तो ये होती है आर्मी के बीच में। कभी भी क्वेश्चन आ जाए शक्ति, गरुड़, वरुड़, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली कुछ चीजें तो ट्रिक के साथ याद होती है। स्लिनेक्स, इस बार भारत और श्रीलंका के बीच में 10वां यानी कौन सा संस्करण था? 10वें संस्करण का एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, नेवल एक्सरसाइज हुआ है। कौन सा? नेवल एक्सरसाइज हुआ है। SL से श्रीलंका, I से इंडिया, N से नेवल, और EX एक्सरसाइज किस नंबर का था? 10वां। कहां पे हुआ है? कोलंबो में। कहां हुआ है? कोलंबो में। एक दूसरे के सहयोग के प्रति तत्पर रहने के लिए, और किसी एक पे कुछ दुर्घटना होती है या हिंद महासागर, अरब सागर में कोई ऐसी घटना होती है जिसमें दोनों को मिलकर पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो ये दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। और पड़ोसी ही पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? इसके बाद बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र होता है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र। इसके बाद आगे है अनुसूची। तो आज हम कुछ अनुसूचियों का रिवीजन कर लेते हैं। कौन कौन सी अनुसूची है? तो पहली अनुसूची है, क्या है? पहली अनुसूची भारत राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची है वेतन, यानी कि जो भी भारत में राज्यसभा के सभापति हैं, लोकसभा के सभापति हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इन सबके वेतन का जो भी डिजाइन किया हुआ है ये अनुसूची 2 में रखा गया है। अनुसूची 3 राष्ट्रपति, राज्यपाल को छोड़कर बाकी सबके शपथ का वर्णन है अनुसूची 3 में, शपथ का वर्णन है। तो देखिए सबसे पहले भारत राज्यों का संघ है, अच्छी बात है। तो अब क्या हुआ? वेतन बताइए कितना देंगे? तो जो भी अधिकारी थे उन लोगों ने, जो भी नेता थे उन लोगों ने अपना वेतन पूछ लिया कि अच्छा वेतन इतना है तो चलिए शपथ ले लेते हैं। अच्छा शपथ भी ले लिए, तो अब कसम खा लिए ना कि देश के प्रति काम करेंगे, तो कहां पे जाएंगे? राज्यसभा में। तो राज्यसभा की सीटों का विवरण कहां पे है? शेड्यूल 4 में, यानी अनुसूची 4 में। इसके बाद है पांचवा किसका है? पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष छूट। किसमें? पूर्वोत्तर राज्यों में, यानी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उनमें विशेष छूट। क्या इसका है? ATM
एम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो इन चारों राज्यों को एक स्पेशल छूट प्रोवाइड की गई। इसके बाद शेड्यूल नंबर 6 है। शेड्यूल नंबर 6 कहता है कि SC ST के लिए एक विशेष छूट का प्रावधान रखा गया है अनुसूची नंबर 6 में। सातवां कहता है कि शक्तियों को बांट दो, शक्तियों का बंटवारा कर दो। तो शक्तियों का बंटवारा मतलब राज्य सूची के विषय, जो भी विषय होते हैं उनको राज्य और केंद्र में बांट दिया जाता है। तो राज्य सूची के विषय, केंद्र सूची के विषय, और जो दोनों में कॉमन होते हैं उनको बोलते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। लेकिन समवर्ती सूची के विषय में अगर कोई भी कानून या कोई विधेयक पारित होता है तो केंद्र को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि हम कभी भी राज्य को देश से ऊपर प्राथमिकता नहीं देते। हमारे लिए देश ही सर्वोपरि रहता है। इसके बाद 8वां, भारत के संविधान में पहले टोटल 14 लैंग्वेज थी, उसके बाद संशोधन करके सिंधी को ऐड कर दिया गया। इसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को ऐड कर दिया गया। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को ऐड कर दिया गया। टोटल 14 1 15 15 3 18 18 4 22, यानी टोटल 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसके बाद 9 कहता है कि इसमें हम उन कानूनों को रखेंगे जो कोर्ट में वाद योग्य नहीं होंगे, जिसमें हम कोई भी चीज रख देंगे, कोई आर्टिकल रख देंगे तो उसको कोर्ट में डिस्कशन नहीं होगा। तो ये है शेड्यूल नंबर 9, जिसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1952 में जोड़ा गया था। इसके बाद 10वां है 10th जो है 10 बहाने। तो 10 से दल बहाने करके लोगों ने दल बदल दिया। तो यह है दल बदल के नियम किसमें है? 10 में। तो ये किससे जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 52nd अमेंडमेंट से 1985 में। इसमें 1985 में। इसके बाद 11वां है ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत का वर्णन है। और ये कौन सा है? ये है 72वां संविधान संशोधन। किस सन में हुआ था? 1993 में। इसके बाद है 12वीं अनुसूची जो किसकी है? ये है नगर पालिका की। किसकी है? 12वीं अनुसूची किसकी है? नगर पालिका। इसको भी संविधान में कब जोड़ा गया था? इसको भी जोड़ा गया था 1993 में। और 73वें संविधान संशोधन की मदद से जोड़ा गया था, क्योंकि जो मूल संविधान था उसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। तो आज जितने मैंने क्वेश्चन बताए थे उसका रिवीजन कराया नहीं था, तो आज पहले एक बार रिवीजन करा देता हूं। आगे जाइए आप अगर आप आगे नहीं जाएंगे तो हम पढ़ाएंगे कैसे? हाल ही में कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना का आयोजन कहां किया जा रहा है? मनोहर लाल खट्टर के राज्य में, जिसको बोलते हैं हरियाणा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काई रूट एरोस्पेस से 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। क्रायोजेनिक मतलब होता है एकदम लो टेम्परेचर -250 डिग्री सेल्सियस के लगभग, जिसका नाम रखा गया है धवन 2, जो कि सतीश धवन को ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको एक तरह से रिस्पेक्ट देने के लिए है। राष्ट्रीय विद्युत योजना, जिसको NEP नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी भी बोलते हैं, जो कि 5 सालों के लिए लागू की गई है। 2022 से 27 के लिए, पहली बार 2006 में लागू की गई थी। इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है, जो कि T20 की है। क्या नाम उनका? किम कॉटन। और पहले यही है T20 की जगह वनडे रहता तो क्लियर पोलोसाक, टेस्ट रहता तो क्लियर पोलोसाक, और अगर रणजी रहता तो वृंदा राठी परिवार की। इसका था संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 23, जो कि दो इमेजिनरी कंट्री के बीच में होने वाली लड़ाइयों को छुड़ाने के लिए लोग जाएंगे, ओवरलैंड और मैक्योर के बीच में। यानी अब आप समझ ही सकते हैं सारे। तो कौन सा देश करा रहा है? फ्रांस करा रहा है। इसके बाद अनुसूचिया हो गई। आज का सवाल है
कि नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया। मैंने आज के क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन का जिक्र किया है। उसके बाद काम करो तो ऐसा करो कि मिसाल बन जाए, काम करो तो ऐसा करो कि मिसाल बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। अब ये कदम ऐसे चलते कि निशान बन जाते हैं कि काम करो तो ऐसा करो कि मिसाल बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो कीप स्टडी, कीप हेल्दी, कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू।